Hello everyone, myself Manoj Chaudhary. Today we are going to discuss about the cell cycle. सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है एक सेल को, वो सब कुछ अपन डील करने जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सेल साइकिल, एक सेल्स को दो साइकिल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज और दूसरा क्या है, माइटोटिक फेज। ओके, तो क्यों एक सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही है और सेल्स के अंदर इस चीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा है। तो अपन अगर बात करें कि सेल साइकिल जो रेगुलेट होता है वो जेनेटिक कंट्रोल्ड के फॉर्म में रहता है, यानी कि बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करके जाते हैं। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं कि एक सेल जो है वो ग्रोथ करती है और उस ग्रोथ के दौरान उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक वॉल्यूम भी उसके अंदर इंक्रीज होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। एक सेल जो है एक से दो सेल के अंदर डिवाइड होती है और फर्दर वो सेल भी आगे सेल साइकिल के अंदर जाएगी और डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एक सेल साइकिल का, या आप बोल सकते हैं सेल साइकिल के अंदर जो डिवीजन फेज है उसके दो पर्पज हो सकते हैं। पहला पर्पज ग्रोथ और दूसरा पर्पज जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन का होता है, ठीक है। तो एक सेल जो है अपनी होल लाइफ के अंदर ग्रोथ कर रही होती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा सेल को, और सेल जो है बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंटरफेज की, यानी कि जिसको अपन ग्रोथ फेज भी बोला है। सेल साइकिल की टोटल जितनी भी लाइफ है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज की अगर बात करें तो वो है इंटरफेज, जिसे अपन ने रेस्टिंग फेज भी बोला है। लेकिन 95% जो पार्ट है वो अकेली कवर करती है इंटरफेज, और जो रिमेनिंग 5% पार्ट है वो कौन कवर करेगी, माइटोटिक फेज कवर करेगी। ओके, इसके बाद में अपन इवेंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इंटरफेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही होती है, और इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक फेज के अंदर जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी उसके बाद में उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा फर्दर उसमें साइटोकाइनेसिस होकर एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक अपन ने एक बार ब्रीफली देख लिया कि सेल साइकिल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो इंटरफेज है और दूसरा क्या है, माइटोटिक फेज। लॉन्गेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज। It takes 95% of total time, it takes 5% of total time. Okay, cytoplasmic growth are occur in the interphase, and the karyokinesis and the cytokinesis take place in the mitotic phase. Okay, अब अपन इसको एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, एक साइकिल की फॉर्म में देख लेते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में, कि किस प्रकार से कौन सी फेज जो है कितना टाइम ले रही है, और कैरियोकाइनेसिस को फर्दर कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है, वो सारा अपने फॉर्मेट के फॉर्म में देखते हैं। ओके, यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपन देख रहे हैं एक साइकिल के फॉर्म में किस प्रकार से अपन ने अरेंज किया है पूरे सेल साइकिल को। तो सबसे पहले आपको जो सबसे लॉन्गेस्ट इसके अंदर जो दिख रहा है इंटरफेस, ये देखो इंटरफेस, यहाँ तक का इंटरफेस, ये मैंने सबसे बड़ा ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि 95% जो है सेल साइकिल का वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। इसलिए मैंने इस इंटरफेस को बहुत ही क्या बनाया, यहाँ पर लॉन्ग बनाया है। इसके अंदर भी अपन बात करें फर्दर, इंटरफेस को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है G1, फिर है S फेज और दूसरा है G2 फेज। ओके, इनको अपन गैप फेज भी कहते हैं। ये गैप फेज है, यानी कि G1 फेज को अपन ने क्या बोला, ग्रोथ फेज या फिर गैप फेज भी बोला। ओके, तो अगर इन तीनों फेज की अगर फिर से अपन बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होगी वो होगी G1 फेज, देन S फेज, और उसके बाद बात करें तो G2 फेज। ओके, इंटरफेज के बाद में अपन ने पहले भी देख लिया है कि इंटरफेज के बाद में जो सेल है वो किसमें जाएगी, डिवीजन फेज में जाएगी, यानी कि माइटोटिक फेज के अंदर जाएगी। ओके, तो ये इंटरफेज का कंप्लीट होता है यहाँ पर पोर्शन, और उसके बाद में सेल जो ट्रांजिस्ट हो जाती है माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है, शॉर्ट इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने ये जो भी चार्ट बनाया है ये एक इनकी टाइम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। ओके, तो जो जितना टाइम ले रही है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो माइटोटिक फेज को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट ड्रॉ किया है क्योंकि 5% जो टाइम है वो माइटोटिक फेज लेगी। ओके, माइटोटिक फेज को भी फर्दर अपन ने कन्वर्ट किया है यहाँ पर जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और ये वाला रिमेनिंग जो पार्ट बच रहा है ये वाला, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1 by 1 G1 फेज की। तो G1 फेज के अंदर क्या होने जा रहा है, इसको अपन ने क्या बोला, ग्रोथ फेज फर्स्ट, गैप फेज फर्स्ट, रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ क्यों करें, क्योंकि एक सेल जो है वो मैक्सिमम, इंटरफेज की भी बात करें तो इंटरफेज में भी मैक्सिमम जो फेज वो बिताती है वो किसके अंदर, इसके अंदर G1 फेज के अंदर। ओके, तो इसलिए
रैपिड ग्रोथ की बात करें तो बहुत सारे इसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होता है। लाइक अगर बात करें कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर अपन एस फेज देखेंगे और एस फेज में क्या होने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। और आप सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स फैक्टर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, जीवन फेज में होगा। ठीक है, तो जीवन फेज को अपन लाइसेंसिंग फेज भी बोलते हैं। लाइसेंसिंग फेज इसलिए बोलते हैं कि जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लाइसेंस चाहिए होगा वो सारा का सारा किस में मिलेगा, जीवन फेज में मिलेगा। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या है, लाइसेंसिंग फेज भी है। ओके, अब अपन आपने बहुत जगह ऐसा भी देखा होगा कि एक जी नोड फेज भी आती है। ठीक है, तो जब जीवन फेज को फर्दर आगे नहीं जाना होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जी नोड फेज के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूसेंट फेज बोलते हैं। क्यूसेंट फेज बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती है बट वो फर्दर क्या नहीं कर रही होती है, ग्रोथ नहीं कर रही होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जिससे अपन हार्ट सेल्स की बात कर सकते हैं और न्यूरॉन सेल्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार न्यूरॉन सेल जब बन गई तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, वो अपनी हॉल लाइफ को किसके अंदर गुजारेगी, जी नोड फेज के अंदर गुजारेगी। ओके, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं शांत फेज। शांत इसलिए बोल रहे हैं कि वो क्या कर रही है, इसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिवेट है बट इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इवेंट हैपेंड नहीं हो रही है। ठीक है, इवेंट की बात करें तो इवेंट लाइक जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, है ना, और सेल ऑर्गेनल्स क्या नहीं हो रहे, इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो जी नोड फेज कोई अलग इसका पार्ट नहीं है। इंटरफेज के कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, जी नोड फेज, जी1, एस फेज और जी2 फेज। ठीक है, तो जी नोड फेज जो है वो किसी का पार्ट है, जीवन का ही पार्ट है कि अगर सेल आगे फर्दर एस फेज और माइटोटिक फेज में नहीं जाना चाहती तो वो किसके अंदर चली जाएगी, जी नोड फेज के अंदर चली जाएगी। ओके, फिर अपन बात कर लिए यहाँ पर, ये अपना कंप्लीट हो गया, यानी कि एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म होगा। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा होगा, जीवन फेज के अंदर हो रहा होगा। ओके, तो अब जीवन जो है वो ट्रांजिशन, जीवन के अंदर ट्रांजिशन फेज आएगी, यानी कि जीवन एस ट्रांजिशन अपन कहेंगे। ओके, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन फैक्टर्स की अगर बात करें तो उनको बोलते हैं सीडीके साइक्लिन। सीडीके बोले तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ओके, सीडीके एंड साइक्लिन, ये दो फैक्टर हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रही होती है, सेल जो है जीवन से एस फेज के अंदर ट्रांसमिट हो रही होती है, आगे की ओर रन कर रही होती है। इनका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर रहता है, बहुत ही बड़ा इनमें इनका रोल रहता है। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे ही जीवन एस ट्रांजिशन होता है और जीवन से जो सेल आ जाती है एस फेज के अंदर, तो एस फेज के अंदर क्या हो रहा होता है, इसका नाम एस फेज क्यों रखा, सबसे पहले तो ये देखना है। ठीक है, इसका नाम एस फेज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस फेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, सिंथेसिस हो रहा है। ओके, और सिंथेसिस किसका होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, इसलिए इस फेज को अपन ने क्या कह दिया, एस फेज कह दिया। ओके, एस रिप्रेजेंट टू सिंथेसिस। ओके, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीनोम साइज, देखो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर अकर इन एस फेज एंड जीनोम साइज आल्सो विल इंक्रीज इन द एस फेज। जीनोम साइज की बात करें तो जो टोटल क्रोमेटिन है, जो भी डीएनए का क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन जैसे जीनोम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 2C है तो उसका फिर किसमें डबल, जस्ट डबल हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4C के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन का क्या हो रहा होता है, यहाँ पर सिंथेसिस, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पर हो रहा होता है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ होना जरूरी है क्योंकि जैसे ही क्रोमेटिन आगे अपन डीएनए की बात करें, जो भी डीएनए सिंथेसिस हुआ है उसको कहीं ना कहीं कॉइल्ड होना है और कॉइल्ड किसके साथ में होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी क्या करी जा रही है, सिंथेसाइज करी जा रही है, और रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पर क्यों सिंथेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि सेल को अब आगे किसमें जाना है, माइटोटिक फेज में जाना है। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल जो होता है बच्चों स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो अब वहां पर एक बात आती है कि सर जब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करेगा।
ठीक है। तो उसके अंदर इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, एक बार के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। देखो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सेंट्रियोल का फंक्शन होता है वो स्पिंडल फाइबर बनाना होता है, ठीक है, लेकिन अपन ने देखा है कि प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर कौन बना होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या कर रही होती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रही होती है, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन फर्दर क्या कर देगी, क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगी। ओके, आई थिंक एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एस फेज से G2 फेज के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन फेज आएगी, मतलब ट्रांजिट हो जाएगी, यानी कि अपन बोल सकते हैं इंटर कर जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी मैंने बोला CDK साइक्लिन रेस्पॉन्सिबल है। ये CDK और साइक्लिन जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप होते हैं। G1 फेज के लिए अलग CDK साइक्लिन बना हुआ है, S फेज के लिए अलग CDK साइक्लिन बना हुआ है, और G2 फेज के लिए अलग टाइप का CDK साइक्लिन बना हुआ है। टाइप्स पे अपन नहीं जाएंगे क्योंकि नीट लेवल पर इतने इसके टाइप्स नहीं आते, आपको इतना नाम याद रख लेना है, दैट इज एनफ। ओके, G2 की बात करते हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस आर अकर इन द G2 फेज, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द G2 फेज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus become double, final checking of all events are occur here। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन एक अपनी ट्रेडिशनल वे में अगर देखें तो एक शादी का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। ओके, तो एम फेज वो फेज है माइटोटिक फेज, इस दिन क्या होने वाली है, शादी होने वाली है, यानी कि इस दिन क्या होगी, शादी। अब इस शादी से पहले बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, तैयारियां करनी पड़ती है, ठीक है। देखो शादी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर क्या हो जाती है, फटाफट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके पीछे की तैयारियां अगर अपन देखें तो बहुत लगभग बात करें तो 3 से 4 महीने 7 महीने तक क्या लगता है अपने को, टाइम लगता है, यानी कि मैक्सिमम जो टाइम है वो तैयारियां करने में ही लगा होता है, और शादी होने में महज 2 से 3 दिन, यानी कि अगर बात करें तो कुछ घंटों में ही क्या निपट जाती है, शादी निपट जाती है। ओके, तो वो सेम फिनोमेना आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये G1 फेज वो फेज है जिसके अंदर क्या किया गया है, शादी के अंदर जो भी अपने को आइटम चाहिए, अपन बोल सकते हैं जो भी मटेरियल चाहिए, उन सब का क्या करा जाता है, यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है और उनको फॉर्म किया जाता है। ओके, लिस्ट आ चुकी है एस फेज के अंदर। अगर अपन बात करें तो इसको और जैसे कि शादी है तो उसके लिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी, मिठाइयाँ वगैरह बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया, लिस्ट बन गई, हलवाई ने लिस्ट बना के दे दी है, एस फेज के अंदर मिठाइयाँ बन रही है, यानी कि कंप्लीट काम हो चुका है। G2 फेज के अंदर अपन एक बार प्रूफ रीडिंग करते हैं, अपन जाते हैं कि सारा काम रेडी है कि नहीं, क्योंकि अब नेक्स्ट डे क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। तो G2 फेज के अंदर अपन एक बार सर्वे कर रहे होते हैं कि क्या कंप्लीट अपना जो भी सिस्टम है वो सेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, जितनी भी मिठाइयाँ आपने ऑर्डर करी वो बन गई है कि नहीं बन गई है ना, सलाइवा सीक्रेट हो रही होगी आपकी। तो ये सब G2 फेज के अंदर देख रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई गलती ना हो जाए, बाई चांस अगर कोई गलती अपन से हो गई तो हो सकता है फूफा जी नाराज हो जाएंगे, बुआ जी नाराज हो जाएंगे, तो उन सबके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं G2 फेज के अंदर। ओके, अब बात करते हैं अपन माइटोटिक फेज। ओके, तो माइटोटिक फेज को देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं माइटोटिक फेज की। ओके, हाँ, तो अब अपन देख रहे हैं कि माइटोटिक फेज को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है माइटोसिस और दूसरा क्या है, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस को मैंने लिखा है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को मैंने लिखा है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल का मतलब ये होता है कि जब भी इसके अंदर डिवीजन होगा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगी। ठीक है, और मियोसिस में मैंने रिडक्शनल इसलिए लिखा है कि इसके अंदर क्रोमोसोम की नंबर्स क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि माइटोसिस माइटोसिस कौन सी सेल्स के अंदर कंडक्ट होता है और मियोसिस कौन सी सेल्स के अंदर कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों होगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनके अंदर ओनली माइटोसिस हो रहा होता है और कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस हो रहा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको पता है कि माइटोसिस जो है वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इसको जो है सोमेटिक सेल्स के अंदर देखा जाता है। क्लियर? मियोसिस जो है वो गैमेटिक फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है और जितनी भी जर्म सेल्स है उनके अंदर जो भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वो थ्रू द मियोसिस होगा। क्लियर? तो अब अपन फर्दर इनकी पार्ट की बात कर लेते हैं कि जो माइटोसिस है वो कितने पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। तो अपन बोल सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है,
अब इनमें भी अगर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात करें तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो होती है प्रोफेज होती है, ठीक है। तो प्रोफेज फर्दर क्या होती है, इसके अंदर बहुत ही लॉन्गेस्ट फेज होती है एज कम्पेयर टू अनदर फेजेस, ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस को अपन ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है। अब मियोसिस के अंदर भी फर्दर क्या रहे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मियोसिस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होगी, तो प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये फर्दर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है अपना लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, क्लियर। तो जो एक क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना अपन देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशंस आ जाता है, पेरेंट फादर और मदर की बात करें तो एक ऑफ स्प्रिंग के अंदर दोनों के जो कैरेक्टर आते हैं वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पेकाइटिन स्टेज होती है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हैपन होता है, जिसके थ्रू होता है, क्लियर। तो इसको अपन ने सबसे क्या बोला है, लॉन्गेस्ट फेज बोला है। देन फिर मेटाफेज फर्स्ट आती है, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में जो सेल है वो स्विच हो जाती है मियोसिस सेकंड के अंदर, और मियोसिस सेकंड के अंदर अपन फिर से वही फर्दर पार्ट देखते हैं। दूसरी चीज, मियोसिस सेकंड को जस्ट माइटोसिस भी बोला जाता है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर जिस प्रकार से क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा होता है उसी प्रकार से, या जो भी इवेंट इसके अंदर हैपन हो रही है एज इट इज, जो इवेंट जो होती है मियोसिस सेकंड में हो रही होती है, तो इसको अपन जस्ट माइटोसिस भी बोल सकते हैं, जस्ट माइटोसिस, ओके। यानी कि एज ए माइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस सेकंड का पार्ट है, ओके स्टूडेंट। तो ये अपने पास में एक फ्लो चार्ट होता है जिसके थ्रू अपन ने माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज को पढ़ा। इस क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, बाकी फर्दर क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।